Hello everyone, today we will discuss part 2 of our Changing Earth of class 7th. Depositional work of a glacier. As glacier move, they create many land features, out of which moraines are the most important. ग्लेशियर का जमाव का कार्य। जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं वे कई भूमि विशेषताओं का निर्माण करते हैं, जिनमें से मोराइन्स सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये मोराइन्स क्या होते हैं? ग्लेशियर द्वारा छोड़ी गई मिक्स्ड रॉक सामग्री के एक टीले को मोराइन कहते हैं। ग्लेशियर के साथ जो चट्टानों के टुकड़े, रेत, सिल्ट आते हैं और एक जगह जमा हो जाते हैं, उनको मोराइन्स कहते हैं। लैंडफॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स। समुद्री लहरों के द्वारा बनाई गई भू आकृतियाँ। समुद्र के किनारे जो क्षेत्र है उनमें जो भू आकृतियाँ होती हैं उनका मेन एजेंट समुद्र होता है। समुद्र की लहरें लगातार तटीय क्षेत्रों में भू आकृति के आकार को बदलती रहती हैं। कितनी भी कठोर चट्टान हो वह भी समुद्री लहरों से टूट जाती है। इरोजनल वर्क। समुद्री लहरों के कटाव के कारण क्लिफ्स, खड़ी चट्टानें, केव्स, गुफाएं, इनलेट्स, पतली खाड़ी एंड सी आर्क बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्लिफ। अ क्लिफ हैज़ अ स्टीप स्लोप फेसिंग द सी। क्लिफ क्या होता है? क्लिफ समुद्र के सामने चट्टानों में एक खड़ा ढलान है। शुरुआत में समुद्र की लहरें चट्टानों में एक नाली जैसा ग्रूव जैसा बनाती हैं समुद्री तल पर, फिर समय के साथ साथ ये ग्रूव चौड़ा होता है। लुक द पिक्चर। ये इस तरीके से समुद्र की लहरों ने कटान शुरू किया जिसको ग्रूव कहते हैं। सी वेव्स कटा ग्रूव, नाली जैसा। आफ्टर दैट ये सी आर्क बन गया। सी आर्क में समुद्री लहरें सॉफ्ट रॉक बह जाती है यहाँ पर और जो हार्ड रॉक है वो रह जाती है। इसके बाद आता है सी स्टैक। सी स्टैक कंटिन्यू कटाव के कारण आर्क गिर जाती है और एक पिलर जैसी रॉक रह जाती है जिसे समुद्री ढेर या सी स्टैक कहते हैं। नेक्स्ट, डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स। हमने यहाँ पर इरोजनल पढ़ा कि कटाव के कारण किस तरीके की आकृति बनती है। अब यहाँ पर हम डिपोजिशनल वर्क पढ़ेंगे। डिपोजिशनल समुद्री लहरों द्वारा जमाव का कार्य। समुद्री लहरें जमाव कार्य हेतु भी जिम्मेदार हैं, जैसे कि बीचेस, सैंडबार्स। सी वेव्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशनल फीचर्स सच एज बीचेस, सैंडबार्स एंड लगून। बीच रेत के जमा होने के कारण बनते हैं। समुद्र के किनारे पर रेत पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, कंकर, बजरी, जहाँ पर समुद्र की लहरों का बहाव कम होता है वहाँ आकर जमा हो जाते हैं। लो टाइड और कोस्टल प्लेन के बीच की जगह होती है ये जो बीचेस कहे जाते हैं। मेरियाना बीच इन चेन्नई इज़ वन ऑफ द फेमस बीच इन इंडिया। नेक्स्ट, सैंडबार। कभी कभी समुद्र के तल पर रेत और बजरी का जमाव समुद्र तट से दूर न होकर समुद्र के समानांतर होता है। इस प्रकार के जमाव को सैंडबार कहते हैं। थर्ड नंबर, लगून। जब सैंडबार का आकार बढ़ जाता है तो समुद्र से एक हिस्सा कट जाता है और उसकी एक झील बन जाती है। भारत में मालाबार कोस्ट में कई लगून हैं। चिल्का लेक in Odisha and Pulicat Lake in Tamil Nadu are two famous examples of lagoons. Work of river. नदी क्या है? पानी की बहती धारा। नदी जहाँ से ऑरिजिनेट होती है वह इसका स्रोत कहलाता है और एंड पॉइंट वहाँ होता है जहाँ से समुद्र में ये जाकर मिल जाती है या महासागर में जाकर मिल जाती है, इज नॉन एज इट्स माउथ। एक नदी को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, द अपर कोर्स, द मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स। नदी की घाटी का आकार बदल जाता है क्योंकि नदी 3 जलमार्गों से होकर बहती है और नदी के बहाव की स्पीड भी बदल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द अपर कोर्स। अपर कोर्स नदी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर आती है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों से, जहां पानी की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती लेकिन ढाल होने के कारण पानी तेजी से बहता है और इसकी कटान या बहाव की शक्ति अधिकतम होती है। इस तरह के जलमार्ग में नदी विशिष्ट भू आकृतियाँ बनाती है, लैंडफॉर्म बनाती है। जॉर्ज और आई शेप्ड वैली। When a river flows through a mountainous region made up of hard rock with little rainfall, most of the energy of the river is spent in down-cutting action, resulting in a narrow valley with almost vertical walls. जब बारिश होती है तो पहाड़ी क्षेत्र में जो नदी बहती है
अधिकांश जो एनर्जी होती है नदी की वो डाउन कटिंग क्रिया में खर्च हो जाती है। नेक्स्ट, सिंधु नदी और गंगा की एक सहायक नदी गहरी घाटियों से होकर बहती हैं। एक बढ़े हुए साइज की घाटी को दर्रा कहते हैं। A gorge of magnified size is known as canyon. For example, Grand Canyon of River Colorado in the USA. V-shaped valley. जब बहुत अधिक वर्षा के साथ अपेक्षाकृत नरम चट्टान से बने पहाड़ी क्षेत्र के माध्यम से नदी का बहाव होता है तो नदी के किनारे आसानी से टूट जाते हैं और चौड़े हो जाते हैं पानी बढ़ने के कारण, जिसके कारण वी शेप वैली बनती है। नेक्स्ट, वाटरफॉल। वाटरफॉल झरना होता है और झरने चट्टानी सतह से नदी का पानी पर्याप्त ऊंचाई से लगभग लंबवत गिरता है, वर्टिकल, तो यह एक झरना बनाता है। जब नदी कठोर चट्टान से नरम चट्टान की ओर बहती है तो नरम चट्टान आसानी से टूट जाती है, जिससे बहकर नदी नीचे गिरती है। जब पानी चट्टान की सतह से नीचे गिरता है तो यह एक गड्ढा बनाता है, जिसे प्लंज पूल कहते हैं। नेक्स्ट, द मिडिल कोर्स। बीच के रास्ते में नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इन द मिडिल कोर्स द रिवर एंटर्स द प्लेन। जैसे जैसे ढाल घटता है नदी का प्रवाह, बहाव एवं ऊर्जा कम हो जाती है और पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ढलान के समतल हो जाने के कारण नदी कटान कम कर देती है एवं नदी के किनारे चौड़े हो जाते हैं और उभार वाली घाटियाँ यू शेप्ड वैलीज बनती हैं। यहाँ पर नदी का मुख्य काम अपने साथ सेडिमेंट को बहाकर ले जाना होता है। नदी रास्ते में कुछ मुख्य भू आकृतियाँ बनाती हैं, लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। अब वो कौन सी लैंडफॉर्म्स है? फ्लड प्लेन। अ फ्लड प्लेन इज द लो फ्लैट एरिया ऑफ लैंड ऑन अदर साइड ऑफ अ रिवर। बाढ़ का मैदान नदी के दोनों ओर भूमि का निचला समतल क्षेत्र है। यह नदी के बीच रास्ते में पाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर निचले रास्तों में पाया जाता है। सेकंड, मिंडर्स, घुमाव नीची भूमि के क्षेत्रों में बनते हैं। जैसे जैसे ढाल लगभग सपाट हो जाता है नदी का बहाव धीमा हो जाता है और ये एस के आकार में घुमाव बनाता है। जहाँ इस तरीके के घुमाव बनते हैं वहाँ पर नदी को एक घुमावदार नदी के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सबो लेक। An oxbow lake is produced when a meander forms almost a complete circle with a narrow neck. ऑक्सबो लेक क्या है? इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सी द पिक्चर ऑफ ऑक्सबो लेक। ये वाला पार्ट, जब झील का निर्माण होता है रिवर के पानी का घुमाव यू आकार का झील बनाता है और जब एक नदी का घुमाव नदी से अलग होकर, ये देखिए बिल्कुल नदी से अलग है, नदी से अलग होकर यू आकार की शेप बनाता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। इसमें और भी हैं ग्लेशियर, वी शेप वैली, ट्रिब्यूटरी, वाटरफॉल, रेपिड्स, मिंडर्स। नेक्स्ट, है braided river. When a river carries an enormous amount of load, it is unable to carry it all the way to its mouth. जब कोई नदी अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में लोड लेकर आती है तो अपने मुंह तक वह इसे लोड को कैरी नहीं कर पाती। This causes the river to divide into many networks of channels forming island in the river channel. इसका जिससे रिवर डिवाइड हो जाती है और छोटे छोटे रिवर आइलैंड बन जाते हैं। इस स्टेज पर आकर रिवर काफ़ी यूज़फुल हो जाती है। इसका इस्तेमाल नेविगेशन, पथ प्रदर्शन और ट्रांसपोर्टेशन और सिंचाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, द लोअर स्टेज। इस अवस्था में नदी काफ़ी धीमी गति से बहती है क्योंकि ढाल लगभग सपाट हो जाता है। नदी धीमी गति से बहती है, यह अपने साथ भारी चीज़ों को बहा ले जाती है। यहाँ पर नदी का मुख्य कार्य जमाव करना है। इस रास्ते में नदी विशिष्ट भू आकृतियाँ बनाती है, टिपिकल लैंडफॉर्म्स। उनमें से एक है डेल्टा,
ये नदी के मुंह पर ट्रायंगल शेप में बनता है। सबसे पहले नील नदी के डेल्टा के लिए इसका प्रयोग किया गया था। यहाँ पर नदी की ऊर्जा कम होती है, जिससे कि यह कटान नहीं कर सकती और यह सेडिमेंट्स का भार नहीं उठा पाती। यहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है, वहाँ पर सेडिमेंट नदी में जमा हो जाते हैं और एक नई भू आकृति बनती है जिसे हम कहते हैं डेल्टा। सी द पिक्चर ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी, जब सेडिमेंट डेल्टा में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटरी, जब सेडिमेंट नदियों के मुख्य चैनल के साथ सेडिमेंट बनते हैं तब चैनल ब्लॉक हो जाता है, जिससे नदी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन, इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। थर्ड, एस्ट्यूअरी, मुहाना। कई नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, खास तौर से जो चट्टानी तटों के साथ होती हैं। एस्ट्यूअरी एक फनल के आकार की होती है जो कि आगे चौड़ा होता चला जाता है और समुद्र में जाकर खुलता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर वेरी वेल. Thank you very much. Subscribe my channel, like my videos and share also. Thank you. Okay.